साथियों नमस्कार। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में जोशीमठ अपने आप में एक बहुत निराला शहर है। छोटा मगर आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना जगाने वाला, पौराणिक, ऐतिहासिक और मनोरम प्रकृति वाला यह स्थल है। जब हम बद्रीनाथ जाते हैं तो सेबों के बगीचे, नीचे धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम इस स्थल को बहुत अनूठा बनाता है, मनोरम बनाता है। यहीं कभी कत्यूरियों ने इसे राजधानी बनाया था। शंकराचार्य जी ने यहाँ तप किया, शंकर भाष्य ग्रंथ लिखा, ज्योतिषपीठ की स्थापना की। इस स्थल के में कई सुंदर मंदिर हैं जिनकी कलाकृति, सज्जा, मूर्तियाँ अद्भुत हैं। इसके पास औली जैसा पर्यटक स्थल है, नीति माणा के इलाके हैं। ऐसा स्थल, ऐसा शहर जोशीमठ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ सवाल उठ रहा है कि अब जोशीमठ रहने लायक है या नहीं। यहाँ घरों में दरार देखी जा रही है, पानी रिस रहा है और ये संकट इतना बड़ा हो गया है कि अब लोग आवाज़ उठाने लगे हैं कि अब यहाँ रहना मुश्किल है, सरकार इसकी तरफ देखे। सचमुच जोशीमठ ने चिंता बढ़ा दी है। कह नहीं सकते कि यहाँ पर बड़े बड़े बांध या निर्माण कार्यों की वजह से ऐसा हुआ या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है। इसकी रिपोर्ट आएगी, लेकिन अभी चिंता बड़ी है कि वास्तव में हो क्या रहा है। जोशीमठ के लेकर यह सब एकाएक भी नहीं हुआ। 70 के दशक में यहाँ के अवलोकन के लिए, यहाँ की परिस्थितियों के जानने के लिए एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वास्तव में ये क्षेत्र बहुत संवेदनशील है। यहाँ पर बड़े निर्माण कार्य या ऐसी परिस्थितियाँ न खड़ी की जाएं कि दिक्कत आए। साथियों, यही क्षेत्र है जिसके कुछ ही दूरी पर रैणी गांव में गौरा देवी जी रहती थी। गौरा देवी और उनके साथियों ने दुनिया में प्रकृति को बचाने का बहुत बड़ी अलख जगाई, दुनिया को संदेश दिया। रैणी गांव के जंगलों को बचाने के लिए वो पेड़ों से लिपट गई थी। हमारी ज़िंदगी चली जाए लेकिन पेड़ों को नहीं कटने देंगे। यह संदेश पूरे देश में सुना गया, पूरे दुनिया में यह संदेश गया, लेकिन न जाने क्यों हमने गौरा देवी जी को भुला दिया। इस देश में जहाँ पद्मश्रीयाँ दी गई हैं लोगों को, जहाँ बड़े बड़े कीमती सेमिनार हुए हैं, खूब पैसा बहा है सेमिनारों में, पर्यावरणविदों ने दुनिया के ओर छोर काटे, ओर छोर में भ्रमण किया, लेकिन उसी उत्तराखंड में गौरा देवी को, जो वास्तव में बुनियादी सवालों के साथ खड़ी थी, एक महिला और उनके साथी जिस चिंतन के साथ खड़े थे, उसे हमने भुलाया। हमने पर्यावरण की बातें तो की, लेकिन उसमें दिखावा ज़्यादा था। उसमें कुछ लोगों की अपनी कारीगरी भी थी। वास्तव में कुछ पुराने लोगों ने सचमुच पर्यावरण के लिए बहुत गंभीरता से सोचा, काम किया, लोगों को जोड़ा, लेकिन बाद में पर्यावरण एक फैशन हो गया। और जब फैशन हो गया तो न लोग जुड़े, न गांव जुड़े, न लोग उनके साथ खड़े हुए, और यहाँ तक हो गया कि पर्यावरण को लोगों ने विकास का अवरोध माना। लोगों ने ये महसूस किया, उत्तरकाशी में खासकर,
कि पर्यावरण तो हमारी नौकरी छीन रहा है, पर्यावरण की आवाज़ तो हमारी नौकरी छीन रही है। कोई ऐसा सामंजस्य नहीं बना कि लोग वास्तव में पर्यावरणविदों के साथ या प्रकृति की बात करने वालों के साथ जुड़ें या वो उन्हें जोड़ सकें। दोनों तरफ से एक रिश्ता नहीं बना, क्योंकि पर्यावरण जिस तरह से फैशन बना, विदों ने जिस तरह से उसे निजी हितों से जोड़ा, बंद बड़े बड़े वातानुकूलित कमरों में पर्यावरण की बातें होने लगी, वो जमीन में नहीं उतरी। कहीं बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, बिजली गिरना, प्राकृतिक आपदा, वहाँ पर्यावरणविद नज़र नहीं आए। इससे एक दूरी पैदा हो गई और जो वास्तव में जो सवाल थे जिन पर लोगों को खड़ा होना था, लोगों को साथ साथ सामूहिकता के साथ अपनी आवाज़ उठानी थी, अपनी बातें करनी थी, वो नहीं हो पाई। इसलिए आज फिर से संजीदा तौर पर गौरा देवी जैसे लोगों को याद करने की ज़रूरत है। तमाशे कैसे होते हैं वो आज कई जगह नज़र आते हैं। लोग ठोस तरह से आवाज़ नहीं उठाते हैं, हर जगह सियासत आ जाती, हर जगह अपने खेल हो जाते हैं। उत्तरकाशी में भी वही परिस्थितियां बन रही हैं जिस तरह से जोशीमठ में बन रही हैं। जिस दिन वहाँ इस तरह की स्थितियाँ आएंगी फिर आवाज़ उठेगी, लेकिन उससे पहले हम उस पर सोचते नहीं हैं। आखिर कहाँ दिक्कतें हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं। 2013 के बाद हम कितना सबक ले पाए। 2013 में हमने देखा था कि मैं गांव में गया था, केदार घाट, मंदाकिनी घाटी में। वहाँ लोग कहते थे अब तो यहाँ कुदाल फावड़े घरों में नज़र ही नहीं आते। गांव बदल गए हैं, स्थितियाँ बदल गई हैं। हर जगह जो गांव के हालात बदले हैं, गांव सूने हो गए हैं, गांव से पलायन हुआ है, इन स्थितियों की तरफ देखा नहीं गया। और जब इसे इस तरह से भी देखिए, अभी कुछ दिन पहले हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर लोगों का अतिक्रमण हटाने की एक मुहिम चली, तो दिल्ली में मीडिया के कुछ लोग, कुछ एक वर्ग बहुत चिंता में आए, बहुत गमगीन हो गया कि भाई जो लोग वर्षों से रह रहे हैं, चाहे वो अवैध तरह से रह रहे थे या वैध तरीके से रह रहे थे, चाहे कब्ज़ा की हुई ज़मीन थी चाहे जैसे थी, लेकिन आखिर वो रह रहे थे, वो कैसे रहेंगे, क्या होगा। वो कुछ लोगों ने तो रिपोर्टिंग की कि भाई वहाँ लोग क्या, आवाज़ उनकी बातें क्या हैं, ये क्या हो रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है। ठीक है, रिपोर्टिंग। कुछ लोगों ने स्पेशल कमेंट्स देके वहाँ की स्थितियों पे अपने दुख को साझा किया, गमगीन हो गए। ठीक है, ये उनकी अपनी एक राय हो सकती है, उनका अपनी एक सोच हो सकती है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा, अभी उस पर और आगे फैसला आना है, लेकिन ये एक राय हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वही लोग जोशीमठ के मामले में खामोश हैं। वजह क्या है? वजह साफ है, हल्द्वानी वाले मामले में एजेंडा नज़र आता है उन्हें। वहाँ जाएंगे तो उनका एक पक्ष मानवीय दिखने लगता है। अगर वो वहाँ की बात कहेंगे बहुत मानवीय हो जाते हैं, धर्मनिरपेक्षता भी आ जाती है। देखिए कितना सोचते हैं, कहाँ तक सोचते हैं, उनका जो ऑरा है वो बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन जोशीमठ में उनको अपना एजेंडा नज़र नहीं आता है। यहाँ पर कहेंगे तो कोई गौर नहीं करेगा, भाई क्या कह दिया, ठीक है, सभी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। कुछ अलग नहीं दिख रहा है, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिस पे खेल हो, जिस पे ऑरा बढ़ता हुआ दिखे। इसलिए मीडिया का वही वर्ग, वही लोग जोशीमठ पर चुप हो जाते हैं। और ऐसा कई संदर्भों में होता है, कई पक्षों में, कई पहलुओं में होता है कि आप अपने एजेंडे के हिसाब से अपने काम को करते हैं। जहाँ एजेंडा नज़र आया वहाँ आप गमगीन हो जाते हैं, कैंडल भी जल जाते हैं, वहाँ पर आप
बहुत प्रखर हो जाते हैं। एजेंडा नहीं है तो आपके लिए कुछ भी होता रहे। जोशीमठ आपको जाना नहीं, आना नहीं, क्या मतलब। लेकिन हल्द्वानी भी शायद आपको आना जाना नहीं था, लेकिन आप आते हैं क्योंकि वहाँ एजेंडा है। इस तरह से चीज़ों को देखा नहीं जाना चाहिए। अगर दिक्कत वहाँ है तो यहाँ भी है, यहाँ है तो वहाँ भी है। परिस्थितियाँ किस तरह की हैं वो एक अलग बात है। यहाँ प्रकृति के सताए हुए लोग हैं, वहाँ पर जो व्यवस्था है उसकी वजह से एक सवाल खड़ा हुआ है। पहलू अलग अलग हैं, लेकिन दिक्कतें लोगों के सामने हैं, वहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन आपकी सोच क्या है, वही पर्यावरण में भी हुआ है, पर्यावरण की बातों को करते हुए भी हुआ है। कहीं आप पूरे देश भर में आपको दिक्कत नहीं होती है पर्यावरण के सवालों को लेकर, लेकिन आप उत्तराखंड में तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। पर्यावरण भी तुरंत उन्हें लगता है कि एकमात्र यही जगह है। अब उन्हें जोशीमठ का मिल गया अच्छा खासा टॉपिक, अब इस पर वो पूरे उत्तराखंड के हर चीज़ पर बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ की बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जो रिपोर्ट आएंगी वैज्ञानिकों की, विद्वानों की जो रिपोर्ट आएंगी कि वास्तव में वहाँ पे क्या वजह है असली, किस वजह से हो रहा है, क्या वहाँ पर रोकथाम की कोई गुंजाइश है, क्या कोई ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, क्या उसका ऐसा कोई समाधान है कि वो शहर रहे, वो शहर अपनी अस्तित्व में रहे। क्योंकि साथियों, जोशीमठ को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। इस उत्तराखंड ने टिहरी को भी खोया है। टिहरी शहर की यादें अभी लोगों के मन में हैं। जोशीमठ इस तरह से नहीं जोशीमठ को छोड़ सकते। कोई ना कोई समाधान करना पड़ेगा, जोशीमठ के लिए सोचना पड़ेगा, सबको मिलकर काम करना होगा। यही हमारी कामना है। जोशीमठ बहुत प्यारा शहर है, इससे छोड़ा नहीं जा सकता, इसे इस तरह से देखा नहीं जा सकता। इसका समाधान मिलकर करना ही होगा। धन्यवाद।